बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 19 किस्तें सुन चुके हैं। अब 20वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उसने मेरे सामने थाली लगा दी और खुद बड़े मस्ताना अंदाज में झुकती हुई एक कोने में रखे हुए मोड़े पर बैठ गई। मैं खाने से ज्यादा चोर निगाहों से उसके भरपूर शबाब का जायजा ले रहा था। जब कभी अचानक हमारी नजरें आपस में टकराती हुई शर्म से मैं पानी पानी होने लगता था, लेकिन वो ढीठ अपनी बरकरार मुस्कुराहट के साथ मुझे घूरती रही। दिल्ली के लोग गूंगे होते हैं क्या? करीबन 3 मिनट तक मेरे मुसलसल खामोश रहने पर उसने एक अदाए मस्ताना से मेरे सामने खड़े होकर कोहलुओं पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा। जवाब में मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। बहरे भी होते हैं, वो दोबारा तिनक कर बोली। ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में डरना भी तो पड़ता है आपसे। मेरे लिए इससे गुफ्तगू किए बगैर कोई चारा नहीं था। हम आपको खा तो नहीं जाएंगे, उसने मेरे सामने से बर्तन समेटते हुए कहा। हाथ धोने के लिए हम दोनों इकट्ठे ही बाहर निकले थे। राहट पर बैठी मुठियारों की खुसूसी मुस्कुराहट हम दोनों से मुतल्लक किसी और ही बात की चुगली खा रही थी। कमला से काम चल सकता था, लेकिन इतना वक्त मेरे पास नहीं था कि उससे अपने तूफानी इश्क का इजहार कर सकूं। और दूसरी बात यह भी थी कि वो मुझे इतना मौका ही कहाँ देती थी। हर भारतीय लड़की पूनम नहीं थी। यहाँ मोहब्बत का नुक्ता या आगाज जिस्मानी मरासम थे, जो मेरे नज़दीक इंतहाई मकरू और घनौना फेल था। अपने अजीम मकसद के सामने मुझे ऐसी हरकतें बड़ी हीच और घटिया दिखाई देती थी। कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने और देहाती जिंदगी का नज़ारा करने की बजाय मैंने इर्द गिर्द के खेतों में भी चक्कर लगाए थे, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही थी। शाम को मुझे कुशल्या ने कमला के साथ गांव जाने को कहा। ये कटाई का मौसम था और इन्हें फसलों का हिसाब चुकाना था। चुनीलाल और उसकी वापसी में कुछ देर थी। बाकी लड़कियां भी काम खत्म करके वापस जा चुकी थीं। हम दोनों खेतों के वसी सिलसिले में चलते गांव की समत रवाना हो गए। इसी असना में पंजाबी जट्टी को यकीन हो चला था कि मैं काबू आ चुका हूँ। बड़ी फौज आ गई है यहाँ। मैंने उसकी मुमकिना गुफ्तगू से बचने और अपने मतलब की बात हासिल करने के लिए उसके कुछ कहने से पहले ही गुफ्तगू का आगाज कर दिया। हाँ, उसने बस दिली से मुख्तसर सा जवाब देकर गोया इस मौजू को बदलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये तुम्हारे ही गांव पर आशिक हुए या इर्द गिर्द भी? मैंने जोमानी फिक्रा कहकर एक हद तक उसकी भी तशफी कर दी थी। जवाब में कमला ने जोरदार कहका लगाया, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इर्द गिर्द भी डेरे डाल रखे हैं कमबख्तों ने। पंजाबी तो कुछ यही हैं, वरना उस तरफ तो बस गोरखे और मद्रासी ही नजर आते हैं। उसने मेरी मालूमात में इजाफा करना शुरू किया। क्या मतलब? गोरखा और मद्रासी क्या भारतीय सेना के जवान नहीं? मैंने उसे मजीद कुरेदा। जहन्नम में जाएं सब, हमें क्या? बड़े बड़े ट्रकों ने खेतों का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो नाराज लहजे में गोया हुई। भाई ये तो जरूरी है, फिर इतने ट्रक कहाँ होते हैं? गांव की सड़क से भी वो गुजर सकते थे। आम से ट्रक होंगे। मैंने उसे उस मौजू पर मजीद बोलने की दावत दी। आम से इतने बड़े बड़े ट्रक तो न देखे न सुने। आम ट्रकों से 3-3 गुना तो वो लंबे थे। फिर इनके बेशुमार टायर। ट्रकों पर कमबख्तों ने न जाने क्या क्या लाद रखा था। मोए दरिया के किनारे तो मरे नहीं, गांव की जमीन पर कब्जा जमा लिया। हाय राम, बेचारे भूषण सिंह की तो सोने जैसी जमीन का बेड़ा गर्क हो गया। कैसी शानदार फसल हुई थी उसकी। बतेरी मिन्नतें की उसने कि मुझे फसल काट लेने दो, पर कौन मानता है गरीबों की यहाँ। और काली का गजब पड़े राक्षसों पर। कमबख्त नजदीक तो किसी को भटकने नहीं देते। उसने खालिस देहाती लहजे में उन्हें लताड़ते हुए कहा। कमाल है, सेना क्या हुई, ये तो लुटेरे हो गए। मैंने दिल ही दिल में इतनी बातों का इल्म होने पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए कमला से कहा। बस जी क्या बताऊं, गांव वालियां भी तो राम राम ही हैं। वो अब मुझे अपने मौजू की तरफ ला रही थी। ये नई बिपता आन पड़ी थी। मुझे अपने काम से ज्यादा मुश्किल कमला से जान छुड़ाना नजर आ रहा था। घर पहुंचकर उसने मेरा तारुफ वहां मौजूद एक करीबन अंधी और खासी उधेड़ उम्र औरत से करवाया। ये उसकी माँ थी, जिसकी आंखों में धूल झोंक कर वो मेरे साथ रंगरलियां मनाने जा रही थी। मुझे उस बदनसीब बुढ़िया पर बड़ा तरस आया। शाम के बाद कुशल्या भी आ गई। चुनीलाल ने मुआजरत कर दी थी क्योंकि आज उसकी पानी की बारी थी। अलबत्ता उसने ये जरूर कहलवा भेजा था कि कल वो मेरे साथ मेरे भाई की तलाश में 2-3 मुश्तबा नजदीकी देहातों में जरूर जाएगा और परमात्मा की कृपा से हम 2-3 रोज में उसे ढूंढ कर रहेंगे। कुशल्या के 2 बच्चे थे, दोनों उसके साथ खेतों में काम करने जाते थे। अभी वो स्कूल जाने के काबिल नहीं हुए थे।
नंद और भाभी दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मेरी खिदमत कर रही थीं। कमला से अगर मैंने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे तो कुशल्या मेरी दिलचस्पी अपनी जात के मुतल्लक महसूस कर रही थी और वो अपने गिरफ्तार मोहब्बत से बतौर हमदर्दी कम अज कम उसकी खिदमत तो जी भर के कर सकती थी। मैंने भी दोपहर से अब तक 2-3 मरतबा उससे देर से मुलाकात होने पर अपनी किस्मत को कोसा था, जिसके जवाब में वो मुस्कुरा कर रह जाती और मुझे देने के लिए उसके पास और था ही क्या। कमला अलबत्ता काबिले दाद थी कि उसने अपनी भाभी को किसी हरकत पर शक करने का मौका नहीं दिया था। मेरी तरफ से वो पहले ही मुतमईन थी, क्योंकि जिस अंदाज में मुझे उससे इश्क हुआ था उसके बाद किसी और लड़की पर मेरा दिल आ जाए इसकी गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी। रात के पिछले पहर जब गांव के किसी नजदीकी खेत पर कोई ऊंचे सुरों में बांसुरी पर मिर्जा साहिबा अलाप रहा था, ऐन उस वक्त कमला ने मुझे करीबन झंझोड़ते हुए बेदार किया। मेरे मुंह से लाशऊरी तौर पर निकलने वाली मुमकिन चीख या आवाज के पेश नजर उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था। मैं चुन्नीलाल के कमरे में सो रहा था, जबकि वो दूसरे कमरे में अपनी माँ के करीब सोई हुई थी। तीसरे और मकान के आखिरी कमरे में कुशल्या अपने दोनों बच्चों के साथ महवे इस्तराहत थी। असूलन मुझे इस वक्त तयशुदा मकाम पर होना चाहिए था जहां मिलने का वादा कमला से मैंने किया था। वो उस जगह करीबन 10-15 मिनट मेरा इंतजार करने के बाद यहाँ चली आई थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों दबे कदमों बाहर जा रहे थे। कमला आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे। हम दोनों खौफजदा चूहों की तरह छुपते छुपाते बिलाकर गांव के बाहर आ गए। ये जगह खासी महफूज थी। खुदा का शुक्र गुजारा कि इस गांव में कुत्ते नहीं थे। हाल ही में महकमा सेहत ने उनका सफाया किया था, वरना कोई नई मुसीबत भी पेश आ सकती थी। खेत जिनका जिक्र कमला ने किया था गांव से करीबन 2-3 फरलांग दूर थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। मुझे भी रुकना पड़ा, क्योंकि करीबी खेतों से रोशनी का एक मंबा फूट रहा था। शायद कोई जीप स्टार्ट होकर बाहर निकल रही थी। कमला सहम कर मुझसे चिमट गई और मेरे जिस्म में चिमटियां रेंगने लगी। खैरियत गुजरी की जीप का रुख हमारे मुखालिफ सम था। जहां हम खड़े थे वो कोई गुजरगाह थी जिसके महफूज होने की जमानत नहीं दी जा सकती थी। अपने मुंह जोर घोड़े की तरह लगाम तड़वाने के लिए बेतरतीब जज्बात को काबू करते हुए मैंने कमला को वहां से हट जाने को कहा। अब हम खेतों में बनी किसी झोपड़ी की तलाश में थे। मैंने कमला को वहीं बिठाया और खुद आगे चला गया। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ दूर तक देखने के काबिल हो गई थी, लेकिन यहाँ से सिवाय बड़े बड़े व्हीकल और त्यारा शिकन तोपों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मुझे बमुश्किल 3 मिनट ही गुजरे थे जब मैंने अपने कंधे पर किसी हाथ का दबाव महसूस किया। मुड़कर देखा तो मुसीबत सर पर सवार थी। क्या है यहाँ? उसने मुतजस्सिस होते हुए बेकरारी से पूछा। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसका वजू पकड़कर उसे वापस खींचना शुरू कर दिया। करीबन 15-20 गज चलने के बाद हम रुक गए। अपनी दाल तो गलने से रही। यहाँ तो पहले से ही मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। क्या मतलब? कौन है? उसका तजस्सुस बढ़ा। एक को मैंने पहचान लिया है। ये वही देवी जी हैं जो कुएं पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी। वो काली कमीज वाली, काली शलवार वाली। जी तो, उसने फौरन कहा। नाम तो मुझे आता नहीं, सुबह पहचान कर बता दूंगा, मैंने जवाब दिया। तो इसका मतलब ये सब? उसने अपनी सखियों के लिए इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और एक मरतबा फिर मेरी जान को आ गई। अब मैं सब कुछ भूल भुलाकर उससे जान बचाने की फिक्र में था। बमुश्किल तमाम काफी खतरात मराहिल तय करने के बाद मैं अगली रात तक छुट्टी लेने में कामयाब हो सका। इसी असना में उसके वालियाना लम्स ने मेरी रगों में शरारे भर दिए। मैं पिघल जाता अगर मेरी मजबूत कुव्वत इरादी एक मजबूत चट्टान की तरह उसके ऊपर मेरे दरमियान दीवार न बन गई होती। ईमान और जान बच जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। घर वापस पहुंचकर चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ। आज की रात के ज़िया कर रह कर अफसोस हो रहा था। कम अज कम इस गांव की किसी लड़की के जरिए मकसद का हसूल नामुमकिन दिखाई देता था। मैंने आने वाली रात तक कुछ न हो सकने पर अकेले ही किस्मत आजमाई का फैसला किया और नींद की आगोश में पनाह ले ली। सुबह मुझे कुशल्या ने बेदार किया। बहुत गहरी नींद आ गई थी। उसने चाय का एक कप मेरे सराहने रखते हुए कहा, हाँ, रात को तारे गिनते रहें तो सुबह नींद ही आएगी। मेरे जवाब से वो झींप सी गई और मुझे जंगल स्नान का कहकर बाहर चली गई। नाश्ता करके मैं भी उनके साथ ही खेतों में चला आया। चुन्नीलाल जो सुबह सादिक के वक्त कुएं पर सोया था, उसे बेदार करना मैंने मुनासिब न समझा और कमला और कुशल्या के नजदीक कुएं की मंडेर पर बैठ गया। दोनों हस्बे साबिक कपड़े धोने में लग गई थीं। फिर कुशल्या और उसके बच्चे तो नाका देखने खेतों में चले गए और वो बलाए जान वहीं रह गई। 10-11 बजे के करीब चुन्नीलाल बेदार हो गया। उसने रात घर न आने पर अपने परोहने से माफी मांगी और स्नान करने चला गया। कमला और कुशल्या का लाया हुआ नाश्ता करने के बाद वो तैयार हो गया और हम दोनों अपने जाली भाई और उसके आवारा दोस्त की तलाश में करीबी देहात की तरफ चल दिए। शाम गए तक हम मुख्तलिफ देहातों की खाक छानते रहे, लेकिन गुमशुदा अफराद को ना मिलना था न मिले। इसी असना में चुन्नीलाल मेरी उम्मीद बंधाता रहा कि जल्द या बदेर बुलाकर हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। दोपहर का खाना हमने उसके एक दोस्त के डेरे पर खाया, जहां मुझे माता विष्णु के दर्शन की अनी दिखाने पर शराब से निजात मिल सकी।
वरना तो वो लोग मुझे लिटाकर पिलाने पर तुल गए थे। वापसी पर मैंने चुनीलाल से गुरदासपुर जाने और वहाँ किस्मत आजमाई करने की इजाजत तलब की। वो बजिद था कि मैं 2-4 रोज कयाम करूं, कम से कम चच्चा से मिले बगैर तो न जाऊं। लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं 1-2 रोज में वापस आ जाऊंगा और उसके यहाँ कयाम करूंगा और दिल्ली से खुद आकर इसे और बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे मौसम की सेवा न करने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो सकता था। वापसी पर हम खेतों की बजाय सीधे घर चले आए। खैरियत गुजरी। कमला अभी तक खेतों से वापस नहीं आई थी, गालिबन मेरी आमद की मुंतजिर थी। मैंने चुन्नीलाल को गाँव के बाहर बड़ी मुश्किल से वापस जाने पर मजबूर किया, वरना वो तो मुझे कम अज कम टेम्पो चढ़ाने तक मेरे साथ रहता। वापसी पर जब वो खासा दूर चला गया तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि उस पर लोगों की आमदोरफ्त थी। एक जैली रास्ते से मैं गांव की तरफ चल दिया। प्रकाश एंड प्रकाश इंडस्ट्री के तमाम कागजात मैंने पहले ही जलाकर राख कर दिए थे। अब मेरे पास काबिल शिनाख्त कोई चीज बाकी नहीं थी। मेरा मिशन शुरू हो चुका था। गाँव के कोने में बने सांसियों के अड्डे से मैंने एक रबड़ का ब्लेडर शराब से भरवाया, उसे अपने कपड़े के थैले में डाला। अब मैं एक गैर कानूनी हरकत का मुरतकब था और नाजायज तरीके से एक खुफिया अड्डे से शराब खरीद कर दूसरे किसी गांव या शहर में फरोख्त करने जा रहा था। दिन को मुमकिन तलाशी के पेश नजर मैंने रात के वक्त सफर इख्तियार किया था। ये मेरा नया भेस था। शाम ढले में गांव के परली तरफ वाक़ई उन खेतों के नजदीक खड़ा हालात का जायजा ले रहा था, जिनसे कुछ फासले पर यह मोर्चा बनियां की गई थी। उससे आगे जाना फिलहाल नामुमकिन था। वहीं एक कमाद के खेत में मैंने डेरे डाल दिए और रात की तारीकी का मुंतजिर हो गया। तकरीबन 2 घंटे वहां मैं छुपा रहा। मेरा ज़हन इस दौरान में मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बना रहा। कभी पूनम, कभी सुदर्शना और कभी अपना प्यारा मुल्क, जहाँ अजीज़ो अकारब दीदा और दिल फरश राह किए मेरे मुंतजिर थे। उनके दुआओं के लिए उठे हुए हाथ मुझे यहाँ बखूबी दिखाई दे रहे थे। मेरा ईमान था कि जब तक मेरी कौम अपने सिपाहियों के लिए दुआ गो है, उन पर आंच नहीं आएगी। दुश्मन का बेशुमार असला और बेतहाशा जंगी जुनून मैंने अपनी आंखों से नजारा किया था। वो अपनी दास्त में मेरे पाकिस्तान को मिटाने के वहम में मुब्तला थे। हम बका की जंग लड़ रहे थे और बका की जंग लड़ने वाले हारा नहीं करते। मुख्तलिफ जीपों की जलती बुझती रोशनियां मुझे वहां होने वाली नकलो हरकत का एहसास दिला रही थी। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया और काफी देर तक किसी जीप की हेडलाइट्स अंधेरे में ना चमकी तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर कदम उस तरफ बढ़ा दिए। मैं बड़ी एहतियात से खेतों के बीचों बीच संभल कर पांव रखता उस तरफ गामजन था, क्योंकि यह खतरा तलवार की तरह हर वक्त मेरे सर पर लटक रहा था कि दुश्मन ने यहाँ माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी होंगी, जिन पर किसी भी वक्त मेरा अनजाने में पड़ने वाला कदम कोई कयामत ढा सकता था। जरा सा दबाव किसी बारूदी सुरंग पर पड़ता और मेरे परखचे उड़ जाते। फूंक फूंक कर कदम उठाता मैं कछुए की चाल से अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं उसके नजदीक होता जा रहा था, मेरे खून की गर्दिश में तेजी आती जा रही थी। ऐसे मौके पर रह कर मेरे दिल में ख्याल आता, काश मैं कमांडो होता और दुश्मन को तहस नहस करके रख देता और अपने दिल की भड़ास निकाल लेता। मुझे अंधेरे में 2-3 लालटेनें जलती नजर आ रही थी, जो मुख्तलिफ खैमों के बाहर लटकी थी। इन खैमों में उन नस्लाजात से मुतल्लक अमले का कयाम था, या फिर वो कैमोफ्लेज करने के लिए गाड़े गए थे। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मुख्तलिफ नस्बशुदा आलात ने एक खतरनाक असला की मौजूदगी का इंकशाफ मुझ पर कर दिया था। जदीद तरीन और इंतहाई मौसर ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम यहाँ नस्ब था। ये वो रूसी मिसाइल थे जो दुश्मन ने हाल ही में हासिल किए थे और जिनके खुदकार निजाम फायरिंग से किसी हमलावर त्यारे के बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर ही रह जाते थे। जैसे ही हमलावर त्यारा रेडार के मखसूस इलाके में दाखिल होता, वो खुदकार निजाम के जरिए उसकी इतला फौरन मिसाइल के फायरिंग सर्किट को कर देता था, जो त्यारे को फायरिंग रेंज में ले आता। जैसे ही त्यारा फायरिंग की रेंज में आता, एक और खुदकार निजाम के जरिए खुद ब खुद फायरिंग पुश बटन हरकत में आ जाता। नस्बशुदा मिसाइल अपने हैंगर से निकलकर उसके ताकुब में लपकता और चंद लम्हों में त्यारे को जा लेता। ये सारा अमल चंद सेकंड में मुकम्मल हो जाता और पायलट को उसकी इतला उस वक्त होती जब उसका त्यारा निशाना बन चुका होता। मैं रिंगता हुआ अपने हदफ की नजदीक से नजदीक तर होता जा रहा था। करीबन 10-15 मिनट तक मैं वहीं मौजूद मुख्तलिफ चीजों का जायजा लेता रहा। अपने मतलब की तमाम इतलात मुझे हासिल हो चुकी थी। अब मैं मुखालिफ समत में पीछे हट रहा था। उस कामयाबी पर खुशी के मारे मेरा दिल बिलियों उछल रहा था और मैं काफी हद तक लापरवाह सा उस पगडंडी पर रवां दवां था जो मुझे पक्की सड़क तक ले जाती। अभी बामुश्किल 1-1.5 फरलांग ही चल पाया था कि जब अचानक हाल्ट की 2-3 आवाजें वक्फे वक्फे से गूंजी।